पहले देखे थे हम लोग कि किसी कैपेसिटर में जब डिस्चार्जिंग होता है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी होता है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू है सी ई। सी क्या है? बैटरी से इसको जो चार्ज करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो बैटरी यूज किया जाएगा, इसका कैपेसिटेंस सी है और बैटरी का ईएमएफ ई है। तो कैपेसिटर पे चार्ज इनिशियली हो जाएगा क्यू नॉट बराबर सी ई, और जब स्विच को क्लोज करेंगे तो आफ्टर टाइम टी ऑफ क्लोजिंग द स्विच, चार्ज का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, आया था कितना? क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करें। अब इसी से कैलकुलेट करना है करंट। करंट का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी कि क्यू को करना है डिफ्रेंशिएट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना क्या रिजल्ट आता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके लाना है कि करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आफ्टर टाइम टी करंट आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्योंकि माइनस साइन क्यों लगा है, सबको याद है ना? माइनस साइन लगा है क्योंकि चार्ज क्यू है डिक्रीजिंग, चार्ज समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आई इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी। चलो आई को डिफ्रेंशिएट करके लाना है, क्यू का डिफ्रेंशिएशन करना है। और टाउ को आर सी पुट करेंगे और क्यू नॉट बराबर सी ई। ठीक है, आई इक्वल्स टू आ गया ई बाई आर ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। जो पुराना फॉर्मूला था, पहले जो चार्जिंग में करंट का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला इसमें भी आ रहा होगा। टाउ से डिवाइड भी होगा, टाउ का वैल्यू आर सी पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो। तो यहाँ पर अब लाना है क्यू का फॉर्मूला, सबको याद है, क्यू बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और क्यू नॉट कितना था? जो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सेल यूज किया जाएगा उसका ईएमएफ। सेल का ईएमएफ ई है। पहले सेल से हम कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, सेल को रिमूव किए, और सेल को रिमूव करने के बाद उसको किसी रजिस्टर से कनेक्ट करिए तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। तो डिस्चार्जिंग जब स्टार्ट होगा तो आफ्टर टाइम टी चार्ज घटकर कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और अब यहाँ से निकालना है I का वैल्यू, तो I इक्वल्स टू होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि Q है डिक्रीजिंग। अब देखो यहाँ से हो गया माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो C कांस्टेंट है, सी ई कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट रह गया, C रह गया। और E के पावर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रहेगा, ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ का डिफ्रेंशिएशन सेम रह जाएगा, तो ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से? तो टी का फैक्टर क्या है? माइनस वन बाई टाउ। तो माइनस वन बाई टाउ टी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन।
इसका डिफ्रेंशिएशन सी कांस्टेंट का वैल्यू एज जैसा है वैसा रह गया एज इट इज, और ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ पूरा फंक्शन वैसे ही रख लेंगे पहले, वही आ गया। इनटू करना है टाइम के साथ क्या फैक्टर है, तो माइनस वन बाई टाउ। अब देखो कितना क्या वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया सी ई, और नीचे में बचा टाउ, टाउ बराबर क्या होता है आर सी, और ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ, यही आया। सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ई बाई आर, ई बाई आर ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। ई बाई आर क्या होता है, करंट होता है। इसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जब टाइम जीरो है, चेक कर सकते हैं कि जब टाइम का वैल्यू जीरो है, टी बराबर जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, तो करंट आई इक्वल्स टू कितना आ रहा है, आई इक्वल्स टू आ रहा है ई टू डी पावर जीरो करेंगे तो वन आ जाएगा, तो ई बाई आर, ई बाई आर, यानी कि ये इनिशियल करंट जिसको हम बोल देते हैं आई नॉट, आई नॉट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बाई आर को लिखते हैं इनिशियल करंट आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। सेम इक्वेशन आया था, सेम फॉर्मूला आया था, किस में, चार्जिंग में भी आया था सेम फॉर्मूला, चार्जिंग में भी करंट का सेम फॉर्मूला था। तो एक आसान चीज़ ये हो गया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में करंट का फॉर्मूला सेम है, और चार्ज का फॉर्मूला भी वैसा ही है, Q बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो जनरल चीज़ जो याद करना है, बेसिक फॉर्मूला जो याद करना है, डिस्चार्जिंग में करंट और चार्ज दोनों का फॉर्मूला सेम है, चार्जिंग में भी करंट का फॉर्मूला सेम है, तीन फॉर्मूला सब में सेम है, बच गया केवल चार्जिंग में चार्ज का फॉर्मूला, तो उसमें थोड़ा सा अंतर था। Q बराबर क्यू नॉट वन माइनस ई टू डी पावर टी बाई टाउ। अब देखो यहाँ पे t का वैल्यू अब चेक करते हैं, इनफाइनाइट, तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो, आई नॉट ई के पावर माइनस इन्फानाइट, टी के जगह पे पुट करेंगे माइनस इन्फानाइट, तो ई टू डी पावर माइनस इन्फानाइट होता है जीरो, तो करंट कितना आ गया जीरो। ये तो पहले से ही क्लियर था कि डिस्चार्जिंग जब होता है तो धीरे धीरे करंट घटता है, और इन्फानाइट टाइम पे करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है जो स्टेडी स्टेट का है। और एक टाइम कांस्टेंट पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब टाइम का वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट है, एक टाइम कांस्टेंट है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट तो है, आई नॉट और ई के पावर माइनस, यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना पुट करेंगे, एक टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट पुट करेंगे तो माइनस टाउ बाई टाउ क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर माइनस टाउ बाई टाउ माइनस वन, और ई टू डी पावर माइनस वन कितना होता है 0.37 आई नॉट। तो ये डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना घट के हो गया, पहले करंट था स्टार्टिंग में आई नॉट, जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुआ, जब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा तो उस समय करंट मैक्सिमम होता है आई नॉट होता है, और टाइम के साथ साथ करंट घटते घटते इन्फानाइट टाइम पे करंट हो जाता है जीरो, और एक टाइम कांस्टेंट में करंट घटकर कितना परसेंट बचता है, इनिशियल का 37% बचता है, यानी कि 63% से घट गया। तो एक चीज़ याद कराए थे हम कि एक टाइम कांस्टेंट में क्या होता है, एक टाइम कांस्टेंट में कोई चीज़ बढ़ता है तो 63% बढ़ता है, या डिक्रीज करता है तो भी 63% डिक्रीज करता है। तो देख सकते हैं 37% करंट का बचा एक टाइम कांस्टेंट में, 37% ऑफ इनिशियल करंट। अब सबको याद होगा हम ग्राफ प्लॉट कराए थे पिछले क्लास में, तो ग्राफ प्लॉट करना है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट करना है सबको, याद आ रहा है सबको, कर चार्ज और टाइम का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, अब करना है उसी तरह से करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखो तो सबसे हो जाएगा जल्दी से, करंट वर्सेस टाइम। तो ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में बता चुके हैं कि
कुछ इम्पोर्टेंट टाइम इंटरवल में वैल्यू को शो करना है। चलो ग्राफ सब कोई भुला नहीं ना गया फिर से, ग्राफ का आत्मा चेंज नहीं ना किए। पिछले क्लास में बहुत लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे और ग्राफ की आत्मा ही चेंज कर दिए थे। इसे थोड़े देखो, चार्ज का ग्राफ देखो कैसा प्लॉट किए थे। चार्ज वाला ही सब कुछ इक्वेशन है, तो चार्ज वाला ही ग्राफ रहेगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। जिस तरह से ग्राफ चार्ज का किए थे वैसा ही ग्राफ आ रहा है करंट का भी। और एक टाइम कांस्टेंट पे हम दिखाए थे कि चार्ज कितना बच जाता है, तो एक टाइम कांस्टेंट पे करंट को भी दिखा देना है कि एक टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना बचेगा। चार्ज का ग्राफ देखो, चार्ज का ग्राफ तो ये डिक्रीजिंग है, घटने वाला ग्राफ, जिसमें चार्ज डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ चार्ज डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम कांस्टेंट पे ठीक है 37%। हाँ चलो ठीक है। चार्ज का ग्राफ देखो, चार्ज का, हाँ चार्ज जैसा था वैसा ही होगा। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में करंट को रखेंगे एक्स एक्सिस पे, करंट को एक्स एक्सिस पे, सॉरी कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस पे, करंट को रखेंगे वाई एक्सिस पे। और टाइम को रखेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पे। करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ चाहे चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग हो सब में तो एक ही आना है। करंट का फॉर्मूला भी सब में एक ही आया है। करंट का फॉर्मूला क्या आया है, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। और देखो ये जो है फंक्शन है ई के पावर माइनस लगा हुआ है, कोई भी अगर ई के ऊपर माइनस लग के है, एक्स टाइम कुछ भी, तो ये बहुत तेजी से घटने वाला फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन देखो क्या होगा, जब टाइम जीरो है, टाइम जब जीरो है तो करंट कितना है, आई नॉट है। टाइम जब जीरो है तो करंट आई नॉट है। एक पॉइंट हमको ग्राफ का मिल गया है। और टाइम के साथ साथ करंट डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, करंट घट रहा है, और शुरू में तेजी से घटेगा, बाद में धीरे धीरे घटेगा, और इन्फानाइट टाइम पर जाकर ये जीरो होने वाला है। और ये भी पता है कि एक टाइम कांस्टेंट, जब टाइम का वैल्यू जीरो से बढ़ के टाउ हो गया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना है, जीरो, जीरो से टाउ हो गया तो करंट घट करके हो जाता है कितना, करंट हो जाता है आई नॉट से घट करके 0.37 आई नॉट। बस ये ग्राफ प्लॉट कर देना है, ऐसा ग्राफ है। चार्जिंग में भी करंट का सेम ग्राफ, डिस्चार्जिंग में भी चार्ज और करंट दोनों का सेम ग्राफ देख सकते हैं। इक्वेशन किसका है, इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि करंट डिक्रीज कर रहा है, और ई के पावर माइनस में है, मतलब बहुत तेजी से घट रहा है। देखो शुरुआत में बहुत तेजी से घटा, बाद में धीरे धीरे घट रहा है।
जैसे देखो कैपेसिटर को ऐसे समझो कि कोई ऐसा कंटेनर है जो एनर्जी को भरता, जिसमें एनर्जी भरते हैं। जैसे किसी कंटेनर में पानी भरते हैं। अब कंटेनर में मान लो कि कहीं पर होल कर दिए, तो शुरू में क्या होगा, पानी का फ्लो तेजी से निकलेगा। बाद में फिर लगभग वो खाली होने की स्थिति में पहुंचेगा, तो उस समय क्या होगा, बहुत धीरे 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 पानी उससे निकलेगा। कैपेसिटर भी वैसा ही है। शुरुआत में क्या है, एनर्जी भरा हुआ है। जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुआ, उसका स्टोर एनर्जी खर्च हो रहा है, निकल रहा है। और जब उसका एनर्जी लगभग निकल जाएगा, जो कि एक दो टाइम तीन का टाइम कांस्टेंट में ही लगभग एनर्जी उसका डिसिपेट हो जाता है, खर्च हो जाता है। बाद में बचा एनर्जी थोड़ा बहुत, तो वो धीरे धीरे करके डिसिपेटेड होगा। तो हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में देख लिए। चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में दोनों में करंट और चार्ज का वैल्यू पता है। तो क्या रिजल्ट आया, एक बार देखते हैं कि डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा। डिस्चार्जिंग के केस में किसी चार्ज्ड कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। केवल रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मान लो कि सर्किट में सेल लगा दें, तो फिर चार्जिंग का केस हो जाएगा। तो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, तो जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज का वैल्यू टी टाइम पे कितना होगा, चार्ज क्यू बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होगा। आई का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होगा। अब मान लो कि तुमसे कुछ पूछा गया, जैसे हमको पता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और करंट, और इस पे चार्ज, किसी टाइम पे चार्ज पता है, इतना सारा चीज सर्किट में पता है। अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्या एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बराबर क्यू बाई सी। क्यू बाई सी, क्यू का फॉर्मूला पता है, पुट करेंगे। अच्छा, अगर पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो उसका फॉर्मूला है आई इंटू आर। आई का फॉर्मूला पता है, आई का वैल्यू पुट करेंगे। अगर पूछा जाए कि पावर लॉस थ्रू रजिस्टर, पावर लॉस थ्रू रजिस्टर, तो पावर लॉस का फॉर्मूला पता है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अगर पूछा जाए एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अगर पूछा जाए हीट एनर्जी डिसिपेटेड, देखो पावर अलग चीज है, पावर तो इंस्टेंटेनियस है, किसी इंस्टेंट पे है, पर सेकंड की बात हो रहा है कि एक सेकंड में इतना एनर्जी लॉस हो रहा है, पावर है। लेकिन अगर किसी इंटरवल में पूछा जाए हीट एनर्जी डिसिपेटेड, कितना समय में बताइए कितना हीट एनर्जी डिसिपेटेड हुआ, हीट एनर्जी लॉस हुआ, तो हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रेट करेंगे जैसे पहले किए थे, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन, क्योंकि आई क्या है, आई है वेरिएबल। जब करंट वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब पूछा गया कि टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड, टोटल हीट एनर्जी, तो इसमें लिमिट क्या लेंगे टाइम का, लिमिट लेंगे 0 से इन्फिनिटी। अगर पूछा गया टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड, तो अगर पूछा गया कि एक टाइम कांस्टेंट में, तो लिमिट क्या लेंगे, यहाँ लेंगे 0 टू टाउ। अगर पूछा गया कि दूसरा टाइम कांस्टेंट से तीसरा टाइम कांस्टेंट में, दूसरा टाइम कांस्टेंट यानी 2 टाउ से तीसरा टाइम कांस्टेंट में 3 टाउ, तो इस तरह से कोई भी इंटरवल अगर दे दिया गया, तो उस इंटरवल में हम लोग हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर डी टी। और जो टाइम इंटरवल यहाँ दिया जाएगा T1 से T2, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ मान लो कि टाइम इंटरवल दिया गया T1 से T2, तो उसमें निकाल लेंगे हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन टाइम T इक्वल्स टू T1 टू T इक्वल्स टू T2। ये सब अगर सवाल पूछा जाए तो बन जाएगा। कोई कैपेसिटर दिया हुआ है, उसको पहले चार्ज कर दिए, उसके बाद रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए, तो करंट चार्ज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, पावर लॉस, एनर्जी स्टोर्ड, हीट एनर्जी डिसिपेटेड, ये सब सवाल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। चलो एक सवाल ऐसा ही देते हैं।
तो ये सब सवाल एकदम छोटा छोटा सवाल है, बस पहले आई और क्यू निकालेंगे फॉर्मूला से, और उसके बाद बस वैल्यू सब पुट करते आना है। हम्म। वो तो क्वेश्चन में सब जो है वो दिया हुआ है। अगर सेल को रिमूव कर देंगे और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। तो सेल को पहले चार्ज करने के बाद हटा दिया गया है और फिर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। बन जाएगा सबसे एकदम आसान आसान, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले दिया हुआ है सी का वैल्यू, और चार्जिंग के लिए बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है ई सी ई। सी का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गिवन है। बस प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हैं, सब फॉर्मूला में वैल्यू केवल पुट करना है सबको। तो सब देख लो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सब एक जगह नोट कर लो पहले कि आर का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, और फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए होता है। पहले टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे, टाउ का वैल्यू, टाउ का वैल्यू निकालेंगे, और इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे कितना था उसका वैल्यू निकाल लेंगे क्यू नॉट। तो किसी टाइम टी पे चार्ज का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। हाँ ठीक है।
क्वेश्चन जिससे नहीं बन रहा है तुम लोग पहले नोट करो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सी का वैल्यू दिया हुआ है, नोट करेंगे, फिगर बनाएंगे कि ऐसे ऐसे कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो चार्ज आया, बैटरी को हटाने के बाद रेजिस्टेंस जोड़े हैं तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। सी का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, ई का वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी का वैल्यू सी इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड सी का वैल्यू। और उसके बाद गिवन है ई का वैल्यू, ई इक्वल्स टू गिवन है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू गिवन है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 ओम, 25 ओम। ट्वेंटी फाइव ओम, इतना सारा चीज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इतना सारा चीज गिवन है। सी का वैल्यू 5 माइक्रोफराड, ई इक्वल्स टू 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 25 वोल्ट, 25 ओम। अब देखो क्या है, कैपेसिटर को पहले किसी सेल के थ्रू चार्ज कर दिया गया, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा सेल कनेक्ट करने के बाद? तो कैपेसिटर पे चार्ज होगा प्लस माइनस, और यहाँ चार्ज का वैल्यू हो गया क्यू नॉट। तो क्यू नॉट बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू होता है सी ई, क्यू नॉट इक्वल टू सी ई। कैपेसिटर को सेल से चार्ज किया गया, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, क्यू नॉट बराबर सी ई। ठीक है, इसके बाद सेल को रिमूव किया गया, सेल रिमूव करने के बाद कैपेसिटर पे चार्ज जो पहले था वो तो रहेगा, तो चार्ज कितना था क्यू नॉट, ये है। और उसके बाद इसको कनेक्ट किया गया किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया। तो स्विच क्लोज करने के टी टाइम के बाद क्या क्या पूछा गया है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, करंट इन द सर्किट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, करंट इन द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस, हीट एनर्जी डिसिपेटेड, ये सब पूछा गया। तो पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा गया ना, तो स्विच क्लोज करने के टी टाइम के बाद, रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट में पूछा गया है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है टी टाइम के बाद, Q बराबर Q नॉट ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। और करंट कितना होता है, I बराबर I नॉट ई टू डी पावर माइनस टी बाई टाउ। इतना सारा चीज होता है। अब पहला क्वेश्चन में चार्ज किस समय पूछा गया है, टाइम t का वैल्यू कितना दिया गया है, तो इसका टाउ देखते कितना है, टाउ का वैल्यू होता है RC। तो R इंटू सी करें तो कितना होगा 125, 25 गुना 5 हो गया 125 माइक्रो, और बाकी सब मिल क्या बन जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ है 125 माइक्रो सेकेंड दिया गया।
यानी एक टाइम कांस्टेंट। तो जब टाइम का वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है तो चार्ज कितना, ये ना पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था, एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज क्यू बराबर क्या है फॉर्मूला, यहाँ से यूज करेंगे, क्यू नॉट ई के पावर माइनस टाउ बाई टाउ। देखो क्या है, क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टाउ बाई टाउ कितना हो जाएगा, -1। और क्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दो, क्यू नॉट का वैल्यू कितना है सी ई, और ई के पावर -1 का वैल्यू 0.37। सी कितना था, तो सी का वैल्यू है 40 माइक्रो कुलम्ब, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रो कुलम्ब इंटू 0.37, इतना चार्ज आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है करंट किस टाइम पे। तो टाइम देखो दिया होगा 250 माइक्रो सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ सेकेंड में 250 माइक्रो सेकेंड। 250 माइक्रो सेकेंड कितने के बराबर है, कितना टाइम कांस्टेंट के बराबर है, इसका डबल है, यानी कि दो टाइम कांस्टेंट पे पूछा गया है करंट। तो करंट आई बराबर टाइम का वैल्यू 2 टाउ है, तो टाइम 2 टाउ पे करंट का वैल्यू कितना होगा, इसमें टाइम का वैल्यू क्या पुट करेंगे, टाइम को यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाउ, तो हो जाएगा आई नॉट और ई के पावर माइनस कितना होगा 2 टाउ बाई टाउ कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आई नॉट क्या होता है ई बाई आर और इंटू ई के पावर -2 यानी कि 1 बाई ई का स्क्वायर, 1 बाई ई का वैल्यू 0.37, तो 0.37 का स्क्वायर, और ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 8/25, 8/25 और इंटू 0.37 का स्क्वायर एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन टाइम 125 माइक्रोसेकेंड। मतलब जब टाइम का वैल्यू दिया हुआ है एक टाइम कांस्टेंट तो पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्या फॉर्मूला है Q बाई सी। तो देखो एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज निकल चुका है, कितना आया था, इतना आया था, इतना आया था ना एक टाइम कांस्टेंट पे, उसमें सी से डिवाइड करना है, तो 0.37 इंटू सी ई बाई सी, तो सी सी कट गया, क्या बचा 0.37 इंटू ई, ये आया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आया। बैटरी का जो वोल्टेज है उसका 37% बचा मिला 0.37 देखो VC बराबर Q बाई सी, क्यू का वैल्यू पुट किए 0.37 इंटू सी ई बाई सी, तो सी सी कट गया, क्या बचा 0.37 इंटू ई। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था, हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट, और दूसरा टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड, है ना दोनों है, ये तीनों में कोई दिक्कत किसी को, बस फॉर्मूला में वैल्यू सही से पुट करना है। अब हीट एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब इसमें कोई तो किस इस तरह का छोटा छोटा सवाल रहेगा कि वोल्टेज निकालो, पावर निकालो, करंट निकालो, चार्ज निकालो, चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग हो, तो जनरल कैलकुलेशन वाला सवाल है। चलो नेक्स्ट है हीट एनर्जी डिसिपेटेड निकालने का, इधर हो गया ना, हीट एनर्जी डिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें इसको, आज बहुत बारिश हो गया, सब लोग लगा नहीं था कि आज क्लास हो पाएगा, लेकिन 3 बजे बारिश रुक ही गई है फिर। सब तरफ तो बारिश का पानी में भी जम गया होगा तुम लोग तरफ। आज सही टाइमिंग बारिश हुआ, 1 बजे लगता है कि नहीं 11:30 से ही बारिश स्टार्ट हो गया था ना।
11:30 से करीब करीब 1 बजे तक, 1 डेढ़ बजे तक हुआ है। चलो तो अब देखते हैं, हो गया। नेक्स्ट अब निकालना है हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट में हीट एनर्जी डिसिपेटेड। फोर्थ क्वेश्चन, हीट एनर्जी डिसिपेटेड डेल्टा हीट इन वन टाइम कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला था? I² R का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो एक टाइम कांस्टेंट है, मतलब 0 से लेकर के एक टाइम कांस्टेंट टाउ तक। आई का फॉर्मूला पुट करेंगे, आई का वैल्यू क्या है? E/R या I0, जो भी लिखते हैं, E/R या I0, और E के पावर -T/टाउ, यही आया था। ये I का वैल्यू है, तो I का स्क्वायर, I²R/dt का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के एक टाइम कांस्टेंट। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा E² R बाहर, देखो E/R का स्क्वायर इंटू R क्या होगा, E²/R, और इसका स्क्वायर क्या होगा, E⁻² -2T/टाउ dt का इंटीग्रेशन 0 से एक टाइम कांस्टेंट। अभी आ गया E²/R, और इसका इंटीग्रेशन तो पहले तो यही लिख दो, E⁻² -2T/टाउ, पहले वही लिख दिए, और डिवीजन किया किससे, टाइम का फैक्टर से। टाइम का फैक्टर कितना है, -2/टाउ, और अब लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर के टाउ तक, लिमिट पुट किए, अपर लोअर लिमिट पुट किए। अब वैल्यू पुट करो, ये हो गया E²/2R, और टाउ कहाँ चल गया, ऊपर, माइनस साइन भी देख लो, ये हो गया E²/2R माइनस साइन के साथ, और टाउ ऊपर चल गया। और इधर अब लिमिट पुट करेंगे, पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, E⁻² -2, यही ना है टाइम का वैल्यू, टाइम की जब पुट करना है टाउ पुट करेंगे, तो 2 टाउ/टाउ -2 बचा, माइनस, अब टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, नीचे वाला वैल्यू 0, यानी कि E⁻0 क्या होगा 1, माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे तो क्या बचेगा, E², और टाउ मतलब क्या है, RC/2R, इधर क्या बच गया, 1 - 1/E², E के पावर -1 -2 क्या होता है, 1/E², तो यही आंसर आया। R कैंसिल आउट, R से R कट गया, तो क्या आ गया आंसर, E²/2 C²/2, और इधर क्या बचा, 1 - 1/E²। अब सारा वैल्यू पता है, ये हम लोग पुट कर देंगे तो मिल गया हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट। अगर हम लोग को निकालना होता टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड, तो लिमिट पुट करते 0 से इनफाइनाइट, इसी में आगे बढ़ जाएंगे 0 से इनफाइनाइट, यहाँ तक पहुँचेंगे 0 से इनफाइनाइट, और वो पुट करने पे क्या आंसर आना चाहिए, याद है कुछ, टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड तो बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं, जो इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है, कितना स्टोर है, ½ CE², तो ½ CE² एनर्जी स्टोर है, वही क्या होगा, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, ई का वैल्यू कितना था, ई का वैल्यू था कितना वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो 8 का स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना था, 5 माइक्रो फैराड, 5 माइक्रो बाई 2, इधर क्या बचा, 1 - 1/E², और ये किस में आ जाएगा, जूल में, और 1/E² का वैल्यू होता है 0.37 का स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, केवल लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ, देख लो सब कोई, लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो ई के पावर -∞ कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0,
तो आंसर आ जाएगा C²/2, जो होता है इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ½ CE², यही ना होगा, ½ CE²। वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे जूल में कितना हीट एनर्जी डिसिपेटेड हुआ। अब इसके बाद हम बोले थे कि किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो, पहले तो एच सी वर्मा से कोई क्वेश्चन में डाउट है। 83 84 ये सब बन गया है। होमवर्क नहीं दिए थे? ओ, तो अब सभी क्वेश्चन हो गया। अब सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। कम पहला स्टेप में तो एच सी वर्मा का सारा क्वेश्चन, कुछ बेसिक फॉर्मूला, रिजल्ट को याद रखेंगे, ग्राफ को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। पहला काम है एच सी वर्मा का सवाल बना लेंगे। फिर दूसरा स्टेप में असाइनमेंट में भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको बना लेंगे। इतना बना लेंगे, एडवांस लेवल तक निश्चिंत रहेंगे। नीट वालों के लिए बस जो क्लास में हुआ है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, रिजल्ट विजल्ट को बार बार प्रैक्टिस करके याद रखेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। ये नहीं कि अब सिंपल रिजल्ट याद नहीं है और उस पर हम टाइम पास कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेंदी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिजी लग रहे हैं, टाइम लग रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। नीट में तुरंत बनना चाहिए सवाल, जेई मेंस में भी तुरंत बनना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट केवल क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। तुमको नहीं बोले कि असाइनमेंट बनाओगे तभी नीट वाला सवाल बनेगा। असाइनमेंट में जो जो बोले हैं आसान आसान, वो सब तो ऑब्जेक्टिव बना ही देना है। लेकिन जो कुछ लग रहा है सब्जेक्टिव टाइप का लेंदी क्वेश्चन, वो नीट वाले लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बना लोगे तो क्या है कि पुराना रिजल्ट सब अप टू डेट हो जाएगा, याद रहेगा। नहीं बना पाए तो कोई भी तो भी कोई बात नहीं, कम से कम क्लास का जो कॉपी में बेसिक बेसिक फॉर्मूला लिखा गया है उसको याद कर लेंगे जेई मेंस के लिए, ठीक है। बाकी एडवांस लेवल के भी सही क्या है कि असाइनमेंट एच सी वर्मा और इतना बना ली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का भी सवाल उसी में मिल जाएगा। उसको फिर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब उसी में नजर आएगा कि अच्छा वो सवाल वहाँ बना चुके हैं ऑलरेडी। हो गया ना इधर? तो अब बच गया है केवल इसमें क्वेश्चन का डिस्कशन जो बोले हैं। सबसे पहला तो एच सी वर्मा से सारा सवाल, 6 कहाँ से कहाँ तक था, 84 तक लास्ट क्वेश्चन है। 84 तक सारे सवाल को बना लेंगे। इसके बाद असाइनमेंट का बोल चुके हैं, 56 से कितना था, दो पार्ट में बताए थे क्वेश्चन, उसको देख लेना है। नेक्स्ट है टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पहला सबसे जो बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक, पहला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। दूसरा आमीटर। तीसरा वोल्ट मीटर। चौथा पोटेंशियोमीटर। 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 और पांचवा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज।
बोर्ड एग्जाम में तो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज शायद हट गया है, देखना पड़ेगा डिलीट हुआ कि नहीं। हट गया ना जी, पोटेंशियोमीटर हटा है। और मीटर ब्रिज है बोर्ड में, तो ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे। और नीट जेई में तो कोई डिलीटेड नहीं है, नीट में नहीं है पोटेंशियोमीटर, बहुत बढ़िया हो गया। और जेई में सब है। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, सबसे बेसिक। जेई में पोटेंशियोमीटर है, इस साल का ही है, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब कि जेई में इससे सवाल है कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और आता भी है, आता रहा है पोटेंशियोमीटर से। लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर का सवाल जो आ रहा है आजकल, एक्सपेरिमेंट जो किए रहेगा या उसको समझेगा थोड़ा इंस्ट्रूमेंट को किस तरह का होता है, तब आसानी सवाल रहेगा। लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट मान लो नहीं किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए पोटेंशियोमीटर कैसा होता है ये सब थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा। थ्योरेटिकली बुक में जैसा रहता है वैसा पढ़ लेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि सवाल बन जाए, लेकिन पहले थ्योरी पढ़ लेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि सभी डिवाइस किस तरह का होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला तो बेसिक और सिंपल इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पहले। गैल्वेनोमीटर तो सबको पता होगा कि इसका काम क्या है, इसको, ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर? इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ा सा भी करंट रहेगा उसको डिटेक्ट कर लेगा। हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, ज़्यादा करंट चल जाएगा तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है और स्मॉल वैल्यू तक को मेजर भी करता है। बहुत तरह का गैल्वेनोमीटर, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पहले उसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो कॉमन सा बात है कि इट डिटेक्ट्स करंट, इट डिटेक्ट्स करंट। चलो आमीटर के बारे में तो सबको पता है, आमीटर नाम से भी क्लियर है कि आमीटर क्या करता है। आमीटर करंट को मेजर करता है, एम्पियर से रिलेटेड है ना आमीटर। तो आमीटर करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, किसको मेजर, वोल्टेज को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। कोई सर्किट अगर मान लो दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई सर्किट है जिसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है, या मान लो कि सेल है, और किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमको अगर पता करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लोग एक वोल्ट मीटर लाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, दो वायर इससे निकला रहेगा, सर्कल में भी लिख दिए, मतलब वो वोल्ट मीटर है। और इसको हमको कनेक्ट करना होगा कैसे, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ इसको पैरेलल में जोड़ देना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो इस तरह से क्या हम बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर किसी सेल का ईएमएफ को मेजर कर सकता है। क्या वोल्ट मीटर किसी सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकता है? तो कौन सा वोल्टेज को मेजर करेगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मेजर कर रहा है, तो सेल के ईएमएफ को मेजर कर नहीं सकता, क्योंकि सेल में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको भी ये काउंट कर लेगा। तो एग्जैक्ट जो ईएमएफ होता है उसको मेजर नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा उससे अलग वोल्टेज मेजर कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा एक्यूरेसी इसका कम है, एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। तो इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, लेकिन ये सेल को ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, अब सेल का अगर हमको ईएमएफ मेजर करना है या 100% एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस होगा, पोटेंशियोमीटर। इसका भी नाम देखो, दोनों का नाम मिलता जुलता है, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन ये जो है ईएमएफ को भी मेजर कर सकता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है।
और दोनों का नाम वोल्ट मीटर भी तो पढ़ सकता था, लेकिन इसका नाम पड़ा पोटेंशियोमीटर। देखो बेसिकली जो हम लोग टर्म देखते हैं पोटेंशियोमीटर, वो बना कैसे है, पीओटी, पॉट से बना है, और इसका मतलब है थ्री टर्मिनल, थ्री थ्री इसका मतलब है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे 3 वायर निकला रहेगा, 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 वायर। और ये सब क्या है, 2 टर्मिनल 2 टर्मिनल 2 टर्मिनल, 2 वायर इस इंस्ट्रूमेंट से बाहर केवल निकलेगा, और इससे 3 वायर निकलेगा। और ये बच गया मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के बारे में तुम पहले से जान रहे हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कौन सा ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक वायर की लंबाई 1 मीटर कर दिया जाता है, तो इसलिए 1 मीटर वायर की लंबाई के चलते इसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। ये बेसिकली क्या है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें जो वायर यूज करते हैं उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। लेकिन कोई ये फिक्स्ड बात नहीं है कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर की लंबाई का ही वायर होगा। जनरली ऐसा शुरुआत में हुआ था, तो कोई भी लेंथ का वायर हो सकता है। तो मीटर ब्रिज इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं थ्योरी में, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझेंगे। देखे करके हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं कि इसमें सबका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सबसे पहला ये बताओ कि कितना टर्मिनल डिवाइस है ये, 2 टर्मिनल डिवाइस। इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस। इसका काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना, सर्किट में करंट है कि नहीं है ये पता करने के लिए यूज करते हैं। मिस्त्री सबको देखते हो कि एक मशीन इंस्ट्रूमेंट रखता है करंट पता करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टर बोलते हैं। इस तरह से पेन रखता है, उसको किसी वायर में अगर पता करना है तो वायर में टच कराया, फिर थोड़ा सा दीवार उवाल छू दिया अर्थिंग लेने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो उसका जो बल्ब है वो जल जाता है, ऑन हो जाता है, और उससे वो बताता है कि इसमें करंट आ रहा है। तो पहले लाइन वन कट करके, कहीं भी देखते हो ना मिस्त्री सबको पहले टेस्टर से चेक करता है। तो क्या वो गैल्वेनोमीटर है, वो भी करंट को डिटेक्ट करता है। तो वो गैल्वेनोमीटर है कि नहीं है, गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो वो सिंपली टेस्टर है। तो गैल्वेनोमीटर और उसमें क्या अंतर है, तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स करंट, इट इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। अब देखो गैल्वेनोमीटर जो है काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि करंट का बात है, हल्का भी करंट है जो कि बहुत सारा काम कर सकता है। और गैल्वेनोमीटर अगर हल्का फुल्का करंट को नहीं बता पाएगा तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि हाईली सेंसिटिव डिवाइस। और अब ये बताना है सबको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या गैल्वेनोमीटर जो है वो कौन से करंट को मेजर करता है। इट कैन डिटेक्ट ओनली, 2 तरह का करंट है, एसी और डीसी। कौन से तरह के करंट को यह पता करता है, एसी करंट की डीसी करंट, एसी करंट, बोलो भाई, एसी करंट जो हम लोग घर में आ रहा है। तो मिस्त्री सबको देखते हो गैल्वेनोमीटर रखता है, नहीं रखता है, वो रखता है सिंपली टेस्टर रखता है। तो गैल्वेनोमीटर से ये डिटेक्ट होगा ही नहीं, एसी करंट को डिटेक्ट कर ही नहीं सकता है, तो केवल ये किसको डिटेक्ट करेगा, डायरेक्ट करंट को, डीसी करंट को। डीसी करंट में तो समझ रहे हो ना, जो बैटरी से करंट मिल रहा है, जो करंट हम लोग को इस तरह के सेल से मिल रहा है बैटरी से, ये डीसी करंट केवल एक डायरेक्शन में करंट जाएगा, प्लस से करंट केवल एक डायरेक्शन में निकल रहा है। और एसी करंट में क्या होता है, डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता रहता है। क्यों ये
एसी करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा इसका कंस्ट्रक्शन। पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। हो गया ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। जस्ट देखो, सबसे पहला बात जो इम्पोर्टेंट है वो है एक तो एक है सबसे पहला एक प्लेटफॉर्म जो मेटालिक प्लेटफॉर्म होता है, और इसके ऊपर बहुत थिन वायर बहुत थिन वायर टाइटली उंड रहता है। यही दो वायर जो बाहर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखो ऐसा दिखता है। उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल में कैपिटल जी लिख दिए और इससे दो वायर या दो टर्मिनल ऐसे निकल रहा है, इसको सर्किट में कनेक्ट करना है। यही जो दो वायर इससे निकलता हुआ दिख रहा है वही वाला ये दो वायर है। एक वायर को किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग टाइटली उंड कर दिए, लपेट दिए, ठीक है। जैसे फैन में देखते हो वायरिंग कि कोई लोहा का, आयरन का कोई सॉलिड चीज़ है, उसके ऊपर वायर बहुत पतला पतला टाइटली उंड है, लपेटा हुआ है, ठीक है। वैसा ही इसमें भी रहता है, क्वाइल बनाया हुआ है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक लगा देते हैं नीडल लगा देते हैं। ऐसा नीडल लगा दिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नीडल लगा दिए, ठीक है। अब देखो, इसके बाद यहाँ पे हम लोग किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे इसमें सेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट का ऐसे रहना चाहिए। और उसके बीच में इस कॉइल को रखते हैं। कॉइल क्या है, टाइटली उंड होने प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के साथ एक नीडल भी अटैच्ड है जिसपे ऐसा मार्किंग किया रहेगा, और ये बीच वाला पोजीशन है, ठीक है। यही इसका कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं कि सबका पीछे कारण क्या है, सबका यहाँ पे यूज क्या है। तो देखो, मैग्नेट किस लिए आया है, मैग्नेट जो आया है वो क्या करेगा। नॉर्थ पोल मैग्नेट का होता है जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है उस तरह से नॉर्थ पोल, निगेटिव चार्ज होता है उस तरह से साउथ पोल। साउथ पोल को निगेटिव चार्ज समझो। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के किधर जाएगा, साउथ पोल में। तो ये मैग्नेट का दोनों पोल क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल बी वेक्टर से, ठीक है। ये मैग्नेट क्रिएट किया मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल है। अब देखो क्या होगा, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, जिसको बोलेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखो क्या होगा, जब इसमें हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे, जैसे ही हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर दिखाए, इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में, सर्किट सिंबल ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही इससे करंट फ्लो होगा तो कॉइल में टॉर्क, कॉइल को टॉर्क मिलेगा, टॉर्क के चलते रोटेट करेगा।
जैसे ही हम इस वायर में करंट फ्लो करा देंगे तो ये कॉइल रोटेट करेगा। रोटेट इसको कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? अगर किसी करंट कैरिंग वायर को या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल को रोटेट कर सकता है। ये इसी प्रिंसिपल पे हम लोग देखते हैं कि मोटर, जनरेटर, ये सब काम करता है। मोटर देखते हो स्विच ऑन करने के साथ ही घूमना स्टार्ट कर दिया उसका रोटर। फैन रोटेशन में आ गया क्योंकि उसमें कॉइल है। तो कॉइल के साथ क्या होता है कि जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करा देते हैं और अगर वो कॉइल पहले से मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करना शुरू कर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करेगा कॉइल को, और जब कॉइल रोटेट करेगा तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी क्या करेगा? घुमाएगा। और उसके ऊपर जो निडल लगा हो वो भी क्या होगा? घूमेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो निडल में डेविएशन होगा, और निडल में डेविएशन हम लोग क्या बता देगा कि करंट फ्लो हो चुका है। तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर काम करता है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर में ये सारा चीज होता है। और अब समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर किस तरह से काम करता है। हो गया।
अब देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ चुका है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है और उस कॉइल से हम करंट फ्लो कराएंगे तो कॉइल को टॉर्क मिलेगा। टॉर्क कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को, जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? टॉर्क लगाता है उस पर, और टॉर्क के कारण वो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करता है। यहाँ भी वही है, जैसे ही करंट इससे हम फ्लो कराएंगे तो कॉइल से करंट फ्लो होगा, जो कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को टॉर्क लगाना स्टार्ट करेगा। तुम समझो कि पहले से तो मैग्नेटिक है, मैग्नेट को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि उसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। कभी मोनोपोल तो हो नहीं सकता, सिंगल पोल नहीं हो सकता, केवल अकेला कोई पोल नहीं बन सकता है। कितना भी छोटा में उसको कट कर दो फिर दो पोल बन जाएगा। तो एक बार मैग्नेट है, और कोई वायर जिसमें करंट फ्लो करा है वो भी एक मैग्नेट ही है। तो तुम देखते हो कि जब दो मैग्नेट को हम नज़दीक में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है चाहे रिपेल करता है, फोर्स लगाता है। और फोर्स लगाने के साथ साथ वो देखते हैं कि मैग्नेट को रोटेट भी करता है। एक मैग्नेट के नज़दीक दूसरा मैग्नेट को ले जाओ तो मैग्नेट क्या होगा? देखो कि वो थोड़ा इधर उधर भाग रहा है, मतलब टॉर्क लग रहा है उसको। तो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे टॉर्क लगाता है। तो पहले से एक मैग्नेट तो यहाँ पे है, और ये वायर जो करंट जिसमें जाएगा वो भी क्या बन चुका है? मैग्नेट बन चुका है। जैसे ही किसी वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं वो अपने आप में मैग्नेट बन चुका है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे या तो फोर्स लगाएगा और या तो टॉर्क लगाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे ये भी मैग्नेट बन चुका है और दूसरा मैग्नेट इसको रोटेट कर रहा है। अब समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। इफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इनसाइड ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है। यही वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड then the magnetic field exerts torque on the coil। एक फॉर्मूला अभी लिख लेते हैं, उसको अभी बस याद कर लेंगे, बाद में उसको हम लोग मैग्नेटिज्म में समझेंगे। टॉर्क कितना लगाता है? टॉर्क एग्जर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कॉइल। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क बराबर याद है किसी को? तो बताओ। वो तो आर क्रॉस एफ तो फॉर्मूला था, यहाँ पर उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा एन
आई वेक्टर ए क्रॉस बी, एन आई ए क्रॉस बी। आर क्रॉस एफ से ही टॉर्क आया, टॉर्क का जो बेसिक डेफिनेशन है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाया करंट कैरिंग वायर पे और उसके चलते टॉर्क लगा, तो फाइनली ये फॉर्मूला आ जाता है किसी कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगाता है, तो उसका फॉर्मूला है एन आई ए क्रॉस बी। वेयर एन क्या है? एन है, देखते हो फैन का कॉइल देखे हो सब, जो वायरिंग होता है, मोटर का जो वायरिंग होता है कॉइल होता है, तो उसमें एक टर्न फिर दूसरा टर्न इस तरह से वायर को, पतला पतला वायर को बार बार लपेटा जाता है। तो कितना टर्न है, देखो एक एक सर्कल बनाए तो एक टर्न, दूसरा सर्कल बनाए दो टर्न, इस तरह से कितना टर्न है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल एन हो गया। आई के बारे में तो सबको आइडिया है ही, आई क्या है? आई है करंट, करंट इन द क्वाइल, करंट आई जा रहा है, करंट इन द क्वाइल आई हो गया। ए क्या है? ए है एरिया, एरिया ऑफ ईच टर्न। ए है एरिया, जो क्वाइल है एक टर्न बनाए, मान लो एक क्वाइल को हम किसी, जैसे मान लो कि आयरन का बना होता है या कोई और चीज़ का बना है, इसके ऊपर हम वायर को लपेट रहे हैं, तो वायर का जो एक बार लपेटा गया टर्न बना, तो एक टर्न का एरिया कितना है? तो ए है एरिया, ए है वेक्टर, ए क्या है? एरिया का डायरेक्शन होता है, यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। तो ए है एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न। और बी क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो कैपिटल बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जिसको कौन प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेट का दोनों पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं किसी करंट कैरिंग कॉइल को, करंट का होना देखो जरूरी है, करंट अगर जीरो हो गया तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल ये सब के बारे में पढ़ेंगे, करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग कॉइल एक डाइपोल की तरह काम करता है, वो सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तभी इस फॉर्मूला केवल हम बता रहे हैं, याद करना है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड? एन आई, एरिया का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा हो गया किसके बीच का एंगल? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल। तो टॉर्क हो गया एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखो यही चीज है वर्किंग प्रिंसिपल, कि जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो इसको मिलेगा टॉर्क, टॉर्क के चलते रोटेट करेगा, ड्यू टू रोटेशन इसके निडल में क्या होगा? डेविएशन। और जैसे ही डेविएशन गैल्वेनोमीटर में हमको दिख जाएगा उसके निडल में, तो हम समझ लेंगे कि उससे करंट फ्लो हुआ है।
जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो नीडल कहाँ पे रहेगा? नीडल गैल्वेनोमीटर कहाँ पे रहेगा? बीच में रहेगा, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल नल पॉइंट को शो कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट को शो कर रहा है। यही कारण है कि गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो होगा तो उसका नीडल जो है वो डेविएशन शो करेगा। अगर नीडल में डेविएशन नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो नीडल बीच में रहेगा, जिसको न्यूट्रल न्यूट्रल रहेगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो नीडल या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ डेविएशन शो करेगा। अब नीडल के डायरेक्शन को देख के हम करंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मान लो कि नीडल का डेविएशन हुआ है राइट साइड की तरफ, यानी करंट जा रहा है राइट साइड की तरफ। नीडल का डेविएशन हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ, करंट जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। कोई करंट नहीं तो नीडल रहेगा बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि गैल्वेनोमीटर केवल डीसी करंट को ही डिटेक्ट करता है, एसी करंट को डिटेक्ट नहीं करता, क्या कारण है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स ओनली डीसी करंट, इट कैनॉट डिटेक्ट एसी करंट। चलो ये बताओ आंसर, कोई जानते हो तो बताओ। सब कुछ अब तो समझ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, तो अब सबको ये बताना है कि गैल्वेनोमीटर केवल डीसी को डिटेक्ट करता है, एसी को डिटेक्ट नहीं करता है। क्या कारण है किसी को डिटेक्ट नहीं करता है? तो एसी और डीसी करंट का नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि डीसी करंट केवल एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में जाता है। और एसी करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? चेंज होते रहता है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करंट और वैल्यू इसका चेंज होते रहता है, रिपीट होते रहता है। डायरेक्शन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होते रहता है। जनरली जो घर में हम लोग का एसी करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी सबको पता होगा कितना है? 220 वोल्ट है वो घरेलू सप्लाई, और कमर्शियल में तो 440 रहता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। वो तो वोल्टेज की बात है। उस वोल्टेज के पास फ्रीक्वेंसी है जिसका वैल्यू क्या है कि एक सेकेंड में कितना बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या कितना साइकिल रिपीट हो रहा है। जनरली जो हम लोग घर में करंट आता है वो साइन वेव आता है, ठीक है, साइन वेव आता है, इस तरह का करंट आता है। एक सेकेंड में कितना साइकिल, एक साइकिल हुआ, एक सेकेंड में करंट का कितना साइकिल हमको मिलता है। ये वाला एक साइकिल यहाँ तक हुआ तो एक साइकिल करंट का ये हुआ, तो ऐसा एक सेकेंड में कितना साइकिल करंट का मिलता है, तो वो बताता है फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है तो एक सेकंड में 100 बार 100 साइकिल मिल गया। तो हम इंडिया में क्या है कि 50 हर्ट्ज, 50-55 हर्ट्ज है, ठीक है। अमेरिका में 100 या 110 हर्ट्ज है। और भी बहुत सारे कंट्री में इस तरह से 50-60 या फिर 100-110 हर्ट्ज के आसपास है। तो बहुत सारे देशों में 110 हर्ट्ज का घर में बिजली सप्लाई जाता है। इंडिया में 50 से 55 के बीच में आता है। 50 हर्ट्ज 55 हर्ट्ज याद रखेंगे। अब देखो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज हो गया। एक सेकंड में सोचो, इसको हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक सेकंड में 50 बार चेंज कर पाएंगे क्या इसका डायरेक्शन? मान लो कि एक सेकंड में 5 बार हो पाएगा अधिक से अधिक, बहुत खतरनाक तरीके से, तो 5 बार, 50 बार कोई कर दे इसको। तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है सोचो क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का जो डिटेक्ट करता है करंट कैसे करता है, तो अब देखो गैल्वेनोमीटर मेनली क्या है, ऐसा डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सर्किट सिंबल इसका यही है। और इसमें हम लोग एक यहाँ पर नीडल शो करते हैं, नीडल ऐसे दिखाते हैं, कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है।
अभी ये बीच में है, तो ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट को शो कर रहा है, कोई करंट इससे नहीं जा रहा है। अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो कराएंगे, करंट इसमें हम ऐसे फ्लो करा दिए इस डायरेक्शन में, तो इसका नीडल जो है वो किधर डेविएट होगा, जिस तरफ करंट आ रहा है तो इस डायरेक्शन में नीडल में डेविएशन शो होगा। और अगर करंट इसमें हम ऐसे फ्लो करा दिए, इस तरफ से ऐसे आ रहा है, तो नीडल में डेविएशन ऐसे हो जाएगा। अब तुम सोचो कि एसी करंट में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो 1 सेकंड में इसको 50 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास तो इनर्शिया ना है, इनर्शिया है, तो 1 सेकंड में 50 बार चेंज कर लेता अगर इसकी बहुत मतलब लाइट होता, इनर्शिया नहीं होता। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा देंगे, जैसे बोले कि 1 सेकंड में 2 बार करना है इसको चेंज रास्ता, डेविएशन शो करना, तो ये कर देगा। लेकिन 50 बार करो तो फिर यहीं पर पड़ा रह जाएगा, ये कहे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, ड्यू टू इनर्शिया यहीं पे रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सबसे अच्छा आंसर हो गया कि क्यों ये एसी करंट को डिटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एसी करंट का फ्रीक्वेंसी जनरली 50 से 55 हर्ट्ज होता है, और 1 सेकंड में इसको 50 से 55 बार डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, डेविएशन शो करना पड़ेगा, जो कि इनर्शिया के कारण पॉसिबल नहीं है। तो हम यही आंसर देंगे इसका कि ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ नीडल, it cannot show deviation it cannot show deviation कुछ frequency will be equal to that of AC current, इसलिए in case of AC current needle stays at equilibrium or neutral point, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये ड्यू टू इनर्शिया ये डेविएशन उतना नहीं कर सकता है उस स्पीड के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये न्यूट्रल रहेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। इसको सर्किट में हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं अब ये जानना है। इसको सर्किट में कनेक्ट करना है सीरीज में, सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को जब भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब जैसे देखो, कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सिंपल सा बात। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो सर्किट समझो। जैसे मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है और कोई सेल है, और हमको पता करना है कि इससे करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। देखो ये है सर्किट, ऐसा है, हमको पता करना है कि इससे करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम गैल्वेनोमीटर दो तरह से लगा सकते थे, गैल्वेनोमीटर को लाते और इसके दो टर्मिनल को इसके साथ लगाते, तो ये कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि देखो इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाए हैं। तो ऐसे कनेक्शन नहीं करना है। कनेक्शन जब भी करना होगा तो कैसे कनेक्शन करना होगा, कनेक्शन करना होगा सीरीज में। यहाँ पे थोड़ा सा वायर कट कर देंगे और गैल्वेनोमीटर को इसके साथ लगा देंगे सीरीज में। देखो गैल्वेनोमीटर से जो भी करंट है इससे होकर जाएगा, वो किससे होकर जाएगा, गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगा। तो हम कैसे कनेक्ट कर दिए, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज।
तो ये कनेक्शन क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे कनेक्ट कर दिए, कभी कभी सर्किट बना के दिया रहेगा कि कौन सा सर्किट कनेक्शन गैल्वेनोमीटर के लिए सही है। ये बताओ क्या ये कनेक्शन सही है, ये रॉन्गली कनेक्टेड है। अगर हम गैल्वेनोमीटर को समझे सर्किट के रूप में, तो सर्किट के रूप में बेसिकली क्या है, जैसे कैपेसिटर को हम लोग दिखाते हैं दो लाइन से, दो कंडक्टर समझते हैं, सीधा सीधी बात यही है एकदम सिंपल तरीके से। रेजिस्टर को क्या समझते हैं, जी सिंपली एक कंडक्टर समझते हैं। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर को सर्किट के रूप में सोचो तो ये क्या है, इसके अंदर में मेन काम किसका है, वायर का है। वायर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर को सर्किट सिंबल के रूप में रखें तो ऐसे इसका सर्किट सिंबल है, और सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करें तो क्या होगा। देखो तो गैल्वेनोमीटर जो दिखाए थे उसका अंदर में जो भी कंस्ट्रक्शन था वो सब तुम लोग देख लिए। अब गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर इज टू टर्मिनल डिवाइस, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके अंदर में नीडल है, नीडल शो करेगा डेविएशन, बताएगा करंट का डायरेक्शन और करंट को डिटेक्ट करेगा। इसको अगर हम सर्किट के रूप में सोचेंगे तो गैल्वेनोमीटर इज सिंपली ए रजिस्टर, और जिसका रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एक सर्किट के रूप में सोचना है तो सिंपली एक रेजिस्टेंस है। कोई भी सवाल रहे जिसमें कि गैल्वेनोमीटर को लगा दिया गया और उसका रेजिस्टेंस बता दिया गया, तो हम क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करने के लिए गैल्वेनोमीटर के यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। और देखो इससे जो करंट जाएगा उस करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आईजी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जनरली हम लोग करंट का जो यूज करते हैं इसमें, इसके अंदर में सोचो कि नीडल है, नीडल है। जब इसमें करंट जाएगा, मान लो करंट इस डायरेक्शन में गया और इधर निकला, तो नीडल में डेविएशन करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। अब मैक्सिमम जब डेविएशन होगा, जितना हम करंट देंगे उतना अधिक डेविएशन होगा, क्योंकि टॉर्क का क्या फॉर्मूला था, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो आई का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ेगा तो इसका डेविएशन भी बढ़ेगा। मैक्सिमम कितना डेविएशन हो सकता है, तो हम करंट जितना बढ़ाएंगे उसके अनुसार डेविएशन होगा। तो एक लिमिट तक ही डेविएशन होगा, ठीक है ना। तो जब जिस करंट पर आकर के डेविएशन मैक्सिमम हो जाए तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो हम लोग यहाँ पे जनरली यूज करते हैं वही, जब भी गैल्वेनोमीटर में जो करंट दिया रहता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया रहता है, मतलब कि इतना करंट मैक्सिमम इससे जा रहा है। तो हम आईजी क्या बोलेंगे, आईजी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब देखो गैल्वेनोमीटर हमारा सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट है मतलब कि इसको हम और भी दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम और किस चीज़ में बदल सकते हैं, अगला जो दो डिवाइस आ रहा है आमीटर और वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर हमारे पास है तो हम उसका यूज करके आमीटर बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर है तो उससे हम बना सकते हैं वोल्ट मीटर। हो गया, इसको बता दें। टाइम कितना हुआ यार, 6 बज गया। बारिश के चलते आज समय पता नहीं चल रहा था। तो थोड़ा सा अगले क्लास में सबको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर क्या ना जो सवाल हम बोले हैं एच सी वर्मा का 84 तक, 74 से लेकर के 74 में दिक्कत था ना पिछले बार, 68 से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ 74 तो बन गया था, 68 से लेके 84 तक सारे सवाल को लगा कर आएंगे। अगले क्लास में इसका डिस्कशन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।